फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म होने वाला है और इन्वेस्टर्स के लिए ये साल डिसेंट रहा। आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, चांसेस आर आपको अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। 6 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर 24 में निफ्टी 50 31% बढ़ा है, जबकि निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 59% और 68% रिटर्न्स दिए। लेकिन जहां रिटर्न्स है वहां टैक्सेस भी हैं। अब अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो मोस्ट लाइकली आपको उस प्रॉफिट का एक हिस्सा टैक्सेस में चुकाना होगा। तो क्या इन टैक्सेस को रिड्यूस या एलिमिनेट करने का कोई तरीका है लीगली? ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। आप एक्चुअली अपने टैक्स को ज़ीरो कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ज़ीरो टैक्स। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम टैक्स सेविंग के 2 लेसर नोन वेज डिस्कस करेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। लेकिन याद रखें, आपको टैक्स सेविंग एक्सरसाइज इस फाइनेंशियल ईयर के पूरे होने से पहले करनी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इन स्ट्रैटेजीज को अच्छी तरह समझ लें। तो आइए फर्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। इससे पहले कि हम टैक्स हार्वेस्टिंग पर बात करें, आइए सबसे पहले इक्विटी फंड्स एंड स्टॉक्स के लिए टैक्सेशन रूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 2 मेजर टैक्सेस हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इनके शॉर्ट फॉर्म्स STCG एंड LTCG को आमतौर पर यूज किया जाता है। अब STCG टैक्स तब एप्लीकेबल होता है जब आप अपने इक्विटी फंड्स और स्टॉक्स को खरीद कर 1 साल से कम टाइम पीरियड में प्रॉफिट पर बेच देते हैं, और STCG टैक्स का करंट रेट है प्रॉफिट का 15%। दूसरी तरफ LTCG टैक्स तब एप्लीकेबल होता है अगर आप अपने इक्विटी फंड्स और स्टॉक्स को खरीदने के 1 साल के बाद प्रॉफिट पर बेचते हैं। LTCG टैक्स का करंट रेट है 10% 1 लाख रुपए से ज़्यादा के गेन्स पर। तो मतलब 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट्स टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 19 तक इक्विटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19 के यूनियन बजट के बाद इट ऑल चेंज्ड। इसमें इक्विटी पर LTCG टैक्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया। ऑब्वियसली ये चेंज इन्वेस्टर कम्युनिटी को पसंद नहीं आया, तो एज अ स्मॉल रिलीफ 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म गेन्स पर एग्जेम्पशन दे दिया गया। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख तक के एग्जेम्पशन ने टैक्स सेविंग की एक अपॉर्चुनिटी दी, और इस तरह टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आप 12% का CAGR अर्न करते हैं और आप इसे 10 साल तक होल्ड करते हैं। अब 10th ईयर के एंड में कॉर्पस की वैल्यू अराउंड 15.53 लाख होगी। इस पॉइंट पर आप फंड को बेच देते हैं। अब क्योंकि आपने इसे 1 साल के बाद बेचा है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट 10% के LTCG टैक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। अब आपका टोटल गेन होगा 15.53 लाख माइनस 5 लाख विच इज़ अराउंड 10.53 लाख। इसमें से 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो इस प्रॉफिट में से 9.53 लाख टैक्सेबल है। इस प्रॉफिट पर 10% के हिसाब से लगभग 95,000 टैक्स बनता है। इस पॉइंट तक कोई सरप्राइजेस नहीं है, राइट? अब टैक्स हार्वेस्टिंग की बात सामने आती है। आइए देखें कि ये आपके टैक्स आउटगो को कम करने में किस तरह हेल्प कर सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं है। तो मान लीजिए कि आपने किसी इक्विटी फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल पूरा होते ही आप फंड सेल कर देते हैं। फिर आप प्रोसीड्स को वापस सेम फंड में डाल देते हैं। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है, आप फिर से फंड को बेचते हैं और प्रोसीड्स को वापस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आउटकम के लिए अपनी स्क्रीन पर दिया गया टेबल देखें। पहले साल के एंड में फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल पूरा होने के बाद आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ। जब आप फंड सेल करेंगे तो 60,000 का प्रॉफिट बुक होगा। अब क्योंकि ये 1 लाख से कम है, इसीलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करने पर आपको जो 5.6 लाख मिले हैं, आप उसे सेम फंड में री इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह आपके इक्विटी फंड का कॉस्ट प्राइस 5.6 लाख पर रीएडजस्ट हो जाता है। ईयर 2 के एंड में 12% रिटर्न को मानते हुए ये 5.6 लाख बढ़कर 6.27 लाख हो जाएंगे। 5.6 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपका गेन लगभग 67,000 होगा। फिर से आप इक्विटी फंड को सेल कर देते हैं और 67,000 का प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि ये अमाउंट भी 1 लाख से कम है, इसीलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आप लगभग 6.27 लाख की प्रोसीड्स को सेम फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका कॉस्ट प्राइस फिर से रीसेट हो जाता है।
आप ईयर 10 तक ऐसा करते रहते हैं। इवेंचुअली 6th ईयर से जैसे जैसे प्रॉफिट 1 लाख से एक्सीड करेगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईयर 6 to 10 का टैक्स ऐड करें तो टोटल अमाउंट करीब 17,000 बनता है। अगर आपने सिर्फ 10th ईयर में सेल किया होता आपका टैक्स बनता 95,000, जो 17,000 से काफ़ी ज़्यादा है। और यही टैक्स हार्वेस्टिंग का मैजिक है। ये आपके लॉन्ग टर्म गेन्स पर टैक्स आउटगो को काफ़ी कम कर सकता है। इसीलिए टैक्स हार्वेस्टिंग को टैक्स गेन हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। डू नोट, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा था। टैक्स हार्वेस्टिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए हम 1 लाख की टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम में से कई लोग SIP के ज़रिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इट्स गुड, क्योंकि SIP आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को एवरेज करने में मदद करता है। लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग SIPs के मामले में किस तरह काम करता है, इसके लिए आपको उन SIP ट्रांचेस को कंसिडर करना होगा जिन्होंने कम से कम 1 साल पूरा कर लिया है। इसलिए अगर आपने साल में 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 13th मंथ यानी पूरे 1 साल बाद टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए एलिजिबल होगी, प्रोवाइडेड आपको नेट गेन हुआ हो। इन अदर वर्ड्स, SIP ट्रांच जो सबसे पहले इन्वेस्ट की जाती है उसे सबसे पहले रिडीम किया जाता है। इसे FIFO और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहा जाता है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके रिस्पेक्टिव SIP ट्रांच प्रॉफिट में है, यानी करंट NAV उस NAV से ज़्यादा है जिस पर आपने SIP में इन्वेस्ट किया था। अगर ऐसा नहीं है तो आप असल में उस SIP पर लॉस उठा रहे होंगे और टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने से कंपाउंडिंग टूट जाती है? आफ्टर ऑल आप रेगुलरली अपने फंड के यूनिट्स रिडीम कर रहे हैं। गुड न्यूज़ इज कि टैक्स हार्वेस्टिंग का कंपाउंडिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आप प्रोसीड्स को वापस फंड में इन्वेस्ट करते रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए आप सिर्फ अपनी कॉस्ट प्राइस को रीसेट कर रहे हैं और अनरियलाइज्ड गेन्स को रियलाइज्ड गेन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इस तरह कोई मनी विदड्रॉ नहीं कर रहे, इसीलिए कंपाउंडिंग में कोई बाधा नहीं है। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग था। इसका क्लोज पेयर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है। लेट्स सी इट नाउ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जब आपको लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग से अपना टैक्स आउट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में लॉसेस से भी आपको मदद मिल सकती है। एक्चुअली वो ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। लेकिन कैसे? टैक्स गेन हार्वेस्टिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए काम करती है, लेकिन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इक्विटी पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस दोनों के लिए काम करती है। लेट्स से आपके पास 2 इक्विटी फंड्स A एंड B हैं। मान लीजिए आपने 6 महीने पहले दोनों में 1-1 लाख इन्वेस्ट किया था। 6 महीने बाद फंड A में इन्वेस्टमेंट गिरकर 80,000 हो गई, जबकि फंड B में बढ़कर 1,20,000 हो गई। इस पॉइंट पर आपने फंड B को सेल करने और 20,000 के गेन्स करने का फैसला किया। आपने फंड A को होल्ड रखा क्योंकि आप इसे अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट वर्दी समझते हैं। क्योंकि आपने इक्विटी फंड खरीदने के बाद उसे 1 साल से कम समय में बेच दिया, आपको अपने प्रॉफिट पर 15% पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो आता है 3,000 रुपये। अब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आपको इस टैक्स को सेव करने में मदद कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप लॉस मेकिंग फंड को भी बेच देते हैं तो आपको 20,000 का लॉस होगा। ये लॉस फंड B से आपके 20,000 के गेन से सेट ऑफ किया जाएगा। एज अ रिजल्ट आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने होंगे। फिर आप फंड A से मिले 80,000 को वापस फंड A में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली अब आप कह सकते हैं कि ऐसा करके आपको वर्दी इन्वेस्टमेंट पर लॉसेस बुक करना पड़ा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? तो लॉजिक ये है, जब आप लॉस मेकिंग फंड A को सेल करते हैं और फिर वापस खरीदते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलता। आपने इसमें 80,000 इन्वेस्ट किए थे और आपके अभी भी इसमें 80,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं। सिर्फ एक चेंज हुआ है कि आपके अनरियलाइज्ड लॉसेस हैव बीन रियलाइज्ड और एज अ रिजल्ट फंड का कॉस्ट प्राइस रीसेट हो गया है। लेकिन ऐसा करने से आपको टैक्स सेव करने में हेल्प मिली और यही टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है।
तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में आप डेलिबरेटली लॉसेस बुक करते हैं, अपने टैक्स को कम या जीरो कर देते हैं, जिसे गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। यही बात लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस के साथ भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ इक्विटी फंड्स के मामले में 1 लाख से ज़्यादा के गेन्स पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरी ओर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स के एडजस्टमेंट की बात आती है तो टैक्स लॉज एसेट्स क्लासेस के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं करते। इसीलिए इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज एटसेट्रा से होने वाले गेन्स एंड लॉसेस सभी को एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बनाता है। एक और ज़रूरी बात, आप अपने लॉसेस को 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए भले ही टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के चलते पोर्टफोलियो लेवल पर नेट लॉस होता है, उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और फ्यूचर के गेन्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरह आपको फ्यूचर में भी टैक्स को लोअर या एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज़ अपने पोर्टफोलियो को क्लीन अप करने के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर नॉट वर्दी ऑफ होल्डिंग, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप प्रोसीड से उन्हें वापस नहीं खरीदेंगे, बल्कि आप पैसे को बेटर इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे। लेकिन ऐसा करने से आपको उनसे होने वाले लॉसेस अपने पोर्टफोलियो के दूसरे गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने में हेल्प मिलेगी। टैक्स आउटगो में रिडक्शन आपके पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए एज अ कॉम्पेंसेशन काम करेगा। और अगर आप टैक्स में सेव किए गए अमाउंट को लॉसेस के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं तो लॉसेस भी कंपैरेटिवली लोअर होंगे। तो ये टैक्स गेन हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट है। पहला स्टेप होगा अपने कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करना। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग या टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने आउटस्टैंडिंग कैपिटल गेन्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? उनके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी टैक्स हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है या कितनी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हेल्प कर सकती है। अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस के एक्टिव रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रेडी रिकॉर्ड नहीं है तो म्यूचुअल फंड KRA, स्कैम्स एंड के फिनटेक से कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स मदद कर सकती हैं। ऑल्टरनेटिवली आप इस स्टेटमेंट को उस फंड हाउस से ले सकते हैं जहां आपने इन्वेस्ट किया है। आप इसे ET मनी ऐप पर भी पा सकते हैं। आपको बस ET मनी ऐप पर अपने एक्सटर्नल पोर्टफोलियो को मैप करना होगा और हम आपके लिए नंबर क्रंचिंग करेंगे। और अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो आप अपने ब्रोकर से अपने स्टॉक्स ट्रांजैक्शन के कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स में टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग टूल्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको उनका यूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। हालांकि ये सभी टूल्स अवेलेबल हैं, फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और अपने कैपिटल गेन्स पर एक्टिवली नज़र रखें। जब टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात आती है तो इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख की टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट ओवरऑल लिमिट है। इसमें इक्विटी फंड्स एंड स्टॉक्स भी इंक्लूडेड हैं। इसीलिए अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो इस फैक्ट को ध्यान में रखें। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। याद रखें कि हमने जब आपको टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का प्रोसेस बताया था तो हमने कहा था आपको सेम फंड इंस्टेंटली खरीदना होगा। अब ज़्यादातर बेचे गए फंड से प्रोसीड्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होंगी, इसीलिए आपको इनफ लिक्विडिटी मेंटेन करनी होगी। एक्चुअली ये एक हिंड्रेंस है। इट्स लाइकली हम में से कई लोगों के पास बैंक अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस ना हो। अगर आप सेल्स प्रोसीड आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के 1 या 2 दिन के बाद वापस खरीदते हैं तो NAV में जंप का रिस्क रहता है। अगर NAV बढ़ गई और आप हायर प्राइस पर वापस खरीद रहे हैं तो टैक्स हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। बट देयर इज अ वे आउट। फाइनेंशियल ईयर के एंड में टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के बजाय आपको इसे साल भर ट्रांचेस में करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक लार्ज लिक्विड अमाउंट की ज़रूरत खत्म हो जाती है। जस्ट कीप एन एक्टिव आई ऑन द कैपिटल गेन्स इन योर पोर्टफोलियो थ्रू आउट द ईयर। अब थर्ड फैक्टर पर बात करते हैं। फंड्स और स्टॉक्स बेचने का एक कॉस्ट होता है। ये टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से होने वाले बेनिफिट्स को रिड्यूस कर सकता है।
फंड्स के मामले में एग्जिट लोड और स्टॉक्स के मामले में ब्रोकरेज एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट्स आ सकते हैं। स्टॉक्स के मामले में आप ब्रोकरेज को अवॉइड नहीं कर सकते। फंड्स के मामले में आप केयरफुली ऐसे फंड्स पिक कर सकते हैं जिन पर एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपके फंड में रिस्ट्रिक्टेड इनफ्लोज हैं या आपका फंड सिर्फ SIPs एक्सेप्ट करता है तो शायद टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग पॉसिबल ना हो। ELSS फंड्स में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इसे 3 ईयर लॉक इन पीरियड से पहले सेल नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। असल में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग टेम्पटिंग प्रपोजिशन हो सकता है। आप इसकी हेल्प से अपने टैक्सेबल गेन्स को कम कर सकते हैं और आप किसी फाइनेंशियल ईयर में नेट लॉस भी बुक कर सकते हैं। इस लॉस को 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसीलिए कई लोग इसे ओवरडू करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे सालों तक लॉसेस एक्यूमुलेट होते रहें। इससे आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन से टैक्स सेविंग पर शिफ्ट हो सकता है विच इज़ नॉट फेवरेबल। इसीलिए रैशनल एंड रीजनेबल बने रहना इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके, सिर्फ इसलिए कि टैक्स सेविंग का एवेन्यू मौजूद है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे अपनाना ही होगा। बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कंफ्यूज करने वाला और रेकरिंग हेडेक से कम नहीं लग सकता। अगर ऐसा है तो बेझिझक इसे छोड़ दें और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, नथिंग इज सर्टन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। इसलिए टैक्स सेविंग के लिए आप लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके आप फोकस को टैक्स सेविंग से वेल्थ क्रिएशन पर शिफ्ट कर सकते हैं एंड दैट्स डिजायरेबल एज वेल। इसीलिए अपने आप से पूछें कि आप अपने एडवांटेज के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज़ करना चाहेंगे या नहीं। अगर आप श्योर नहीं हैं तो इसे छोटे पार्ट्स में करें और फिर धीरे धीरे स्केल करें। आइडिया इज कि अपने पोर्टफोलियो पर कंट्रोल बनाए रखें और अगर आपको रियलाइज होता है कि ये आपके लिए नहीं बने हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। I'll be back with another insightful video soon. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.